नमस्कार, मैं हूं श्रुति सिंह और आप देख रहे हैं एमआई मीडिया न्यूज़। आज हम बात करेंगे डॉक्टर बीआरसी के नए चैलेंज की, जिसमें डॉक्टर बीआरसी ने पत्रकार वार्ता के दौरान मेडिकल साइंस से जुड़ी कई प्रचलित अंधविश्वासों पर किया बड़ा खुलासा। रिसर्च बुक और वैज्ञानिक तथ्यों का हवाला देते हुए उन्होंने 10 ऐसे दावों को सामने रखा जिन्हें उन्होंने महज एक टॉस की तरह बताया। उनका कहना है कि जैसे सिक्के उछालने पर हेड या टेल किसी का भी आना महज संभावना होती है, ठीक वैसे ही मेडिकल साइंस के ये 10 दावे भी ठोस सत्य नहीं बल्कि सिर्फ संभावना और भ्रम पर टिके हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। आपको कोई एविडेंस नहीं दिख रहा है और फिर भी आप शांत हैं, तो साइंस का अपना अपमान हो गया, आपका खुद का अपमान हो गया। आपने साइंस किया, पढ़ा, लेकिन उस साइंस को साइंटिफिक तरीके से आपने सोचा नहीं। और साइंस के नाम पे अगर कोई बोल रहा है HIV से एड्स होता है लेकिन बिना सबूत के, तो और आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, एटलीस्ट सबूत मांग तो सकते हैं। कोई अगर सबूत दे देगा कि HIV से एड्स होता है तो 10 और जवाब दे दूंगा। ये जो शर्त है ये मैंने आज से नहीं 2018 से रखी हुई है। 2018 अप्रैल 7 अप्रैल 2018 से रखा वर्ल्ड हेल्थ डे से, कि अगर HIV से एड्स होता है तो एक काम कीजिए आपके हिसाब से। मैं ये आप सबको बोल रहा हूँ ओपनली कि, और पहले भी बोला है, आपको पता भी है कि कोई भी ऐसा बंदा ले आओ जिसको आपके हिसाब से एड्स का पेशेंट हो, उसका खून मेरे बॉडी में डाल दो तो मुझे भी एड्स हो जाएगा, तो मैं वॉलंटियर करने को तैयार हूँ। कोई बोलेगा अनएथिकल है, तो एक कुत्ते के बॉडी में डाल दो, उसको भी HIV हो जाएगा। आपको जान के हैरानी होगी, इस तरह का कोई भी रिसर्च अभी तक किसी ने किया ही नहीं, क्योंकि पता है कि भाई डालेंगे क्या, डालने के लिए HIV का वो कुछ वायरस तो चाहिए, वो वायरस होगा तभी तो कुछ डालेंगे। खैर, चौथा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आज के बच्चों में जुड़ा है, आपके हमारे बच्चों में जुड़ा है। देयर इज नो एविडेंस टू प्रूव दैट चाइल्डहुड वैक्सीनेशन प्रोवाइड एनी बेनिफिट टू चाइल्ड, हाउएवर इट हैज बीन प्रूवन दैट इट कॉजेस न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। बच्चों में लगाए जाने वाले वैक्सीन, जब मैं छोटा था तो डैड मॉम बताते हैं 3-4 वैक्सीन तब लगते थे, मुझे भी लगे होंगे 3-4 वैक्सीन। आज की तारीख में आप किसी भी माँ बाप से पूछिए जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, 30 से 40 वैक्सीन लगते हैं। 30 से 40 बचपन में लगाए जाने वाले वैक्सीन आज लगते हैं। नतीजा ये है कि आज की तारीख में भारत में करीब 50 लाख ऑटिज्म के बच्चे हैं, करीब 2 से 3 करोड़ ADHD के बच्चे हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, करीब 30 से 50 लाख सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हैं। तो ये क्या होती है बीमारी, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये इतनी भयंकर बीमारी की सोच के भी आपके रूह कांप जाएंगे। ये तीनों बीमारियों के 3 बच्चे हमारे पास अभी हैं, आपसे मिलाऊंगा भी, और अच्छी बात है कि वो ठीक हो सकते हैं, वो ठीक हो गए हैं। फिर आगे चलते हैं। मेमोग्राम, बायोप्सी एंड पेट स्कैन हैव द पोटेंशियल टू कॉज कैंसर। नॉर्मली डॉक्टर बोलता है कि पेट स्कैन करा लो, पता चल जाएगा कैंसर है कि नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि पेट स्कैन कराने से कैंसर हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबने क्लास 8वीं में पढ़ा है कि भाई रेडियोएक्टिव मटेरियल से कैंसर होता है, सभी ने पढ़ा है। अब वही रेडियोएक्टिव मटेरियल पेट स्कैन के बहाने जब बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ब्लड में डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं, तो वो बॉडी में सर्कुलेट करने लगता है। रेडियोएक्टिव मटेरियल सोच के देखिए, दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइजन है। और फिर हम बोलते हैं कि हम तो कैंसर को डायग्नोज करना चाह रहे हैं। कैंसर को डायग्नोज नहीं करना चाह रहे, उसके बहाने कैंसर को पैदा करना चाह रहे हैं। दैट इज व्हाई द कैंसर इंडस्ट्री। मैंने जो भी बताया, मेमोग्राम, बायोप्सी और पेट स्कैन से कैंसर होता है, हो सकता है, इसके सबूत आपको इस किताब में मिल जाएंगे, और मेरी बात को गलत साबित करेगा तो प्रस्ताव और मिल जाएंगे। और छठवीं बात, कोविड-19 वैक्सीन हैज कॉज्ड इंक्रीज लाइफस्टाइल डिजीज एंड सडन डेथ। ये हम सबको पता है, ये ओपन सीक्रेट है। कोविड-19 की वैक्सीन लगाने के बाद हम इंसान, आप इंसान मेहनत कर लगाए नहीं। मैं 2020 से बोलता आया हूँ, जब वैक्सीन आई भी नहीं थी, कभी मत लगाना इसको, स्लो पॉइजन है, इंस्टेंट डेथ भी हो सकती है, धीरे धीरे आप डीजेनरेटिवली हर दिन मरेंगे। लेकिन जिस तरह का माहौल था, प्रेशर था, अधिकतर लोगों ने लगा लिया और वो झेल भी रहे। अगर कोई ये साबित कर दे कोविड वैक्सीन से किसी का कोई फायदा हुआ है सिवाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज के, तो मैं उसको 10 लाख रुपये दूंगा। आखिरी बात जो आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, ऑटिज्म ADHD इज नॉट अ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड इज क्यूरेबल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटिज्म ADHD जिन्हें डॉक्टर बोल देते हैं, ये तो जेनेटिक है। डॉक्टर्स के पास, आज के एलोपैथी डॉक्टर्स के पास जब किसी बात का कोई जवाब नहीं होता, उठा के पूर्वजों पे डाल देते हैं। आपकी पूर्वजों की गलती, जेनेटिक है भाई। जेनेटिक का मतलब क्या होता है ये समझना पड़ेगा।
जेनेटिक का मतलब यह है कि मेरा बच्चा जब पैदा होगा तो मेरा जो भी रंग है वैसे कुछ होगा उसका रंग, मेरे जैसे बाल है वैसे कुछ बाल होंगे, मेरी जैसे आंखें वैसे कुछ आंखें होंगी, तो वो जेनेटिक है। लेकिन जो मेरे पास है ही नहीं, वो बच्चे को हो गया, तो वो जेनेटिक नहीं माना जाएगा। ऑटिज्म, ADHD, सेरेब्रल पाल्सी, ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं बोल सकते, क्योंकि ये उनके पेरेंट्स को था ही नहीं। तो फिर डॉक्टर ने फिर भी इल्जाम लगा दिया कि आपके परदादा इसलिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि असली बात यह है वो डॉक्टर खुद रिस्पॉन्सिबल है जिसने बच्चे को वैक्सीन लगाया, बार बार लगाया, एक हेल्दी पैदा हुआ वैक्सीन बच्चा। आप देखेंगे मिलेंगे ऐसे 3 बच्चों से आज, और वो धीरे धीरे वो सुस्त पड़ता चला गया, उसके हाथ पैर काम करने बंद हो गए और धीरे धीरे वो पेशेंट हो गए। होता क्या है समझना पड़ेगा। ऑटिज्म क्या होता है, ऑटिज्म के बच्चे कैसे पहचानेंगे? ऑटिज्म का मतलब होता है एक 10 साल का बच्चा, लेकिन उसका दिमाग 2 साल का है, उसके अंदर का जो ब्रेन है वो 2 साल का हो और बच्चा 10 साल का हो तो ऑटिज्म है। अब 2 साल का बच्चा क्या करेगा? दिमाग वाला, वो खुद से ब्रश नहीं कर सकता, खुद से कपड़े नहीं पहन सकता, खुद से कुछ ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, वो अपने में खोया रहता है। यानी कि बच्चे की शरीर बड़ा होता चला गया, लेकिन उसका दिमाग 2 साल में ही टिक गया। ये है ऑटिज्म, राइट। तो ऑटिज्म मतलब कि बच्चे का बॉडी ग्रो कर रहा है बाकी बच्चों की तरह सामान्य तरीके से, लेकिन उसका ब्रेन ग्रो करना रुक गया है। 1 साल के बाद ही रुक गया, यानी कि वो बोलना सीखा नहीं तो 10 साल का हो गया, लेकिन बोलना भी नहीं आ रहा उसको, क्योंकि ब्रेन तो 1 ही साल का है ना उसका, राइट। अगर 2 साल में रुक गया तो थोड़ा बहुत बोल पाता, ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन कपड़े वगैरह पहनना वगैरह सीखा नहीं उसने, ब्रश करना सीखा नहीं। 2 साल के अंदर ही उसका ग्रोथ रुक गई, दिमाग का ग्रोथ, इसे कहते हैं ऑटिज्म। अब आसान भाषा में समझते हैं ADHD क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये भी वैक्सीन की देन है, वैक्सीन बच्चों में जो लगाई जाने वाली वैक्सीन है। सारे सबूत इस किताब में है, ये आप आज रिलीज करेंगे, आप सब लीजिएगा। ADHD सिंपल भाषा में एक बच्चे की बॉडी है, लेकिन उसके अंदर बंदर की आत्मा है। जरा सोच के देखिए, हम सब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहाँ एक बंदर आ जाए, यहाँ बंदर बिठा दिया जाए तो क्या होगा? आप बोलेंगे कुछ भी हो सकता है, आपका मोबाइल उठा के फेंक सकता है, वो आपका चश्मा उठा के निकाल सकता है, वो इस सारे माइक को उड़ा के फेंक सकता है, वो इस चेयर के ऊपर या इस डायस के ऊपर वो जंप कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो पंखे में लटक सकता है, कुछ भी कर सकता है। जो एक बंदर कर सकता है वो एक बच्चा करता है 10 साल का। कहीं भी चढ़ सकता है, वॉल के ऊपर चढ़ सकता है, सारा कुछ कर सकता है, जस्ट लाइक ए मंकी। अनप्रेडिक्टेबल, इसे कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तीसरी तरह की बीमारी है दैट्स कॉल्ड सेरेब्रल पाल्सी, और ऐसे बच्चे से भी आप मिलाएंगे आपको। सेरेब्रल पाल्सी क्या है, इसको समझने के लिए होता क्यों है वो तो क्लियर है, अभी डॉक्टर नमिता और क्लियर कर देंगी। सर सबका जो खेल की शुरुआत होती है वैक्सीन, हर बच्चे को यही बीमारी नहीं होगी, किसी बच्चे को कुछ, किसी बच्चे को कुछ होगी बीमारी, लेकिन हर बच्चे को कुछ ना कुछ होता ही है इतने सारे वैक्सीन लगाने के बाद। आप गौर से देखेंगे, अपने घर के बाहर देखिए, स्कूल में जाके देखिए, किसी भी स्कूल में चले जाइए, आप खोलिए, हर तीसरे बच्चे को चश्मा पहना हुआ नजर आएगा, हर दूसरे बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा, हर चौथे बच्चे को इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर भयंकर तरह से दिखेगा, हर 10 में से एक बच्चे को ADHD यानी कि बंदर वाला जो बीमारी मैंने बताई वो दिखेगी, हर 100 में से एक बच्चे को ऑटिज्म मतलब बच्चे की ग्रोथ 10 साल की, लेकिन उसका दिमाग 2 साल का, वो दिखेगा। हर 500 में से एक बच्चे को दिखेगा, दैट इज सेरेब्रल पाल्सी, जिसकी बात हम करते हैं। सेरेब्रल पाल्सी का मतलब होता है कि एक अच्छे से, सुंदर से, नाजुक से ब्रेन को, एक अच्छे दिमाग को एक खराब बॉडी में कैद कर देना। बॉडी एक पिंजरा बन गई है जिसमें एक अच्छा सा ब्रेन है, ब्रेन तो ठीक है, लेकिन बॉडी एक पिंजरा है। जिस तरह से मान लो आपको कोई पिंजरे में बांध दे तो आप क्या कर पाएंगे? आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप चाहते हैं कि आप बाहर निकल जाए, आप चाहते हैं कि आप खाना खा लें, आप चाहते हैं कि कहीं चले जाएं, लेकिन वो पिंजरा आपको कैद कर रख रहा है। आपका दिमाग जो भी चाहता है वो कर नहीं पाते, बिकॉज पिंजरे में आप कैद हैं। सेरेब्रल पाल्सी के जो बच्चे होते हैं वो अपने बॉडी के पिंजरे में कैद होते हैं। सेरेब्रल पाल्सी का मतलब कि ब्रेन उसका अच्छा है, उतना ही अच्छा जितना किसी और बच्चे का है, लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही है। जैसे आपका बॉडी साथ दे रही है, आप अपने बॉडी को बोल रहे गर्दन को सीधे रखो, गर्दन को सीधे रख रही है ना बॉडी, लेकिन वो बच्चे का ब्रेन बोलेगा गर्दन सीधे रखो, वो ऐसे ही रहेगा। उस बच्चे के ब्रेन बोलेगा भाई हाथ को ऊपर उठाओ, वो नहीं उठेगा। उस बच्चे का बॉडी बोलेगा मुझे खाना खाना है, मुंह तक हाथ पहुंचाओ, तो खाना भी मुंह तक लाना पड़ेगा। और कई बार ऐसा भी होगा कि ब्रेन बोलेगा जीभ को या दांत को कोई चबाओ, चबा नहीं सकता, फिर पाइप देना पड़ेगा। मतलब कि ब्रेन बिल्कुल ठीक है,
लेकिन बॉडी में कैद है एक ऐसा बॉडी जो पिंजरे की तरह है, इसे बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी। तो आप समझ रहे हैं कितनी भयंकर बीमारी है, वो भी शुरुआत में, और वो भी इसलिए नहीं कि वो बीमार पैदा हुआ था, वो बीमार पैदा नहीं हुआ था, उसे बीमार बनाया गया। यही पे आता है मेडिकल सुपरस्टिशन, मतलब पेरेंट्स की सोच। जाहिर सी बात है, पेरेंट्स को जिस तरह से एजुकेट किया गया है कि बच्चा पैदा हो गया तो वैक्सीन लगाना पड़ेगा, 30 हो, 40 हो, 50 हो, यूएस में तो 70 वैक्सीन लगते थे जनवरी महीने तक। और तब तक ये पता चल गया अधिकतर लोगों को कि वैक्सीन की वजह से वहाँ तो हालत और खराब है, वहाँ हर तीसरे बच्चे को ये सारी बीमारियाँ दिखेंगी आज की तारीख में जो पैदा हो रहे हैं। और उन 70 में से 60 वैक्सीन को वहाँ पे खत्म कर दिया गया, ये बोल के कि इससे बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। तो जिस देश से पूरे दुनिया में वैक्सीन आया, उस देश ने सबसे पहले वैक्सीन को खत्म कर दिया। ये अपने आप में सबूत है, और बाकी सबूत तो मैंने इस किताब में दे ही दिए, वो पढ़ सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इट इज टोटली प्रिवेंटेबल, एट द सेम टाइम इट इज क्योरेबल टू द ग्रेट एक्सटेंट। ये प्रिवेंटेबल भी है और ठीक भी हो सकता है। प्रिवेंटेबल कैसे होगा कि हो ही ना कि बच्चों को वैक्सीन लगाओ ना। अब सवाल आपके फिर आएंगे, अगर नहीं लगाएंगे तो पोलियो हो गया तो क्या होगा, ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो क्या होगा? क्या आपको पता है कि वो होगा? कैसे पता कि नहीं लगाने से बचेंगे और नहीं लगाने से हो जाएगा? क्या सबूत है? सारे सबूत मैंने दे दिए हैं इसी किताब में, जिसका विमोचन आज करेंगे। और आप देखेंगे आज भी हमारे दुनिया में, इसी दुनिया में आज भी 10% ऐसे बच्चे हैं पूरी दुनिया में, 10% लोग जिन्होंने कभी कोई वैक्सीन नहीं लगाई आज भी। और ये देखा गया कि उनकी लाइफ स्पैन ज़्यादा होती है, उनमें बीमारियां कम होती हैं, वो ज़्यादा लाइफ स्पैन होते हुए हेल्दी एनर्जेटिक होते हैं, उनका दिमाग ज़्यादा चलता है। ऐसे कई सारे ऑब्जर्वेशन स्टडीज हुए हैं पूरे दुनिया में, और जब भी कंपैरेटिव स्टडी हुआ है बिटवीन द पीपल दोज हु हैव टेकन द वैक्सीन इन कंपैरिजन टू जिन्होंने कभी जिंदगी में वैक्सीन नहीं लगाई, उनमें पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, ये सारी बीमारियां कम होती हैं, या ऑटिज्म ये सब होती ही नहीं है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर उनमें नहीं होते हैं, ये देखा गया। ये सारे सबूत मैंने इस किताब में दिए, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो प्रिवेंटेबल तो है, अगर आप एलोपैथी से बच जाएंगे तो ये बीमारी नहीं होगी, वैक्सीन से बचेंगे तो बीमारी नहीं होगी। मैं ये फिर बोल रहा हूँ कि हर एक को ऑटिज्म हो जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ हर बच्चे को कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, क्योंकि आज आप बाहर निकल के देखिए हर बच्चे में आपको कुछ ना कुछ बीमारी मिलेंगी, और भयंकर रूप से बच्चे बीमार करते जा रहे हैं। तो हमें इसको रोकना है, जो कि आज का मुख्य टॉपिक है। और ऐसे में सबसे पहले आई ओपनर, आपकी आंखें खुल जाए। जब मैं आपकी आंखें बोल रहा हूँ, मैं उन सबको भी बोल रहा हूँ जो लोग अभी ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं। क्या फायदा होगा? देखिए सवाल है कि आप पूछ रहे हैं कि ये है कि मान लो पेरेंट्स को ना बोलूँ कि वैक्सीन लगाने से ऑटिज्म होगा तो बच्चे ऑटिस्ट होते जाएंगे, या फिर आप मुझे कोरोना टाइम पर बता रहे थे वैक्सीन में लगाइए आपको दिक्कतें आएंगी, और दिक्कतें आएंगी आगे चलेंगी। तो बीमारी को बचाना, खत्म करना, कम करना के लिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बचाना पड़ेगा। खास करके देखिए हमारे पास कैंसर पेशेंट आते हैं, वो ठीक हो चले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर ने बोलने के पैसे दोबारा करा देते हैं, लोगों को उनको बोलने बोला देते हैं, और लोगों को मुझे से बोलने कैंसर आ जाता है, आपको बचा देंगे। तो मुझे बताना पड़ता है अपने पेशेंट को कि मत करना, वैक्सीन मत करना, क्योंकि इससे आपको नुकसान होगा, कैंसर बन जाएगा नया, कैंसर बन जाएगा नया। नहीं तो हमारे पास हम लोग ठीक हो वापस जाते हैं, और किसी और डॉक्टर को बताने के से गुमराह हो गए कि मैं बच्चे करते हैं, तब मैंने मजबूरी है उस पेशेंट को बचाने के लिए बताना कि वो चीनी बच्चे से कैंसर मतलब थोड़ी होता है, कंट्रोल होता है, कंट्रोल होता है, उससे कैंसर होता बढ़ जाता है, कीमोथेरेपी के फीचर में कैंसर अगर मैं ये नहीं बताऊंगा तो मैंने गार्जियन के प्रार्थना बताएंगे, और फिर जो मैंने जिससे मैं पूछता था तो बीमारी दोबारा से हो जाएगी। इसलिए बताना इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी और नहीं होगी। देखो मेरे को तो आयुर्वेदिक ट्रांसफॉर्मा पहुंचने वाला बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे भावनाएं और जिसके घुटने में दर्द है उनसे पूछो घुटने में दर्द कैसे होता है, घुटने में दर्द पूछो, कई सालों से ऑलरेडी दवा ले रहे हैं, आपको डॉक्टर ट्रांसफर सीखा लो, वो ऑफिस नहीं जाता उसको कैसे वहाँ जोखिम लग रही है। लेकिन अगर इंसान जब ये लेगा और ठीक होगा अपनी जाने लगेगा
तो जो एलोपैथी की माध्यम पर खर्च की है उसकी एज में जितना उसका नया वो डोज उसका घर पे करना से होगा उसकी एज में अगर वो 1700 का है घर करना है तो वो महंगा तो नहीं होगा। आपको दिमाग से पढ़े तो आपने खुद ही अपना घर से बनाई है तो उस हिसाब से अगर पैमाने में देखें एक तो नी रिप्लेसमेंट 3 लाख में दूसरी तरफ महानगर को 1700 में और ये ओरिजिनल आपको बॉडी को ठीक करेगा या बॉडी के जॉइंट्स को ठीक करेगा और ये सिर्फ टेम्पररी यूज होगा। तो इस तरह से जब बॉडी वो तो आपको ये नहीं लगेगा। डॉक्टर आप अपने वीडियो में स्टेथोस्कोप को रबर ट्यूब कहते हैं और साथ ही में जो एलोपैथी डॉक्टर है उनको भी रबर ट्यूब डॉक्टर कहते हैं, तो ऐसा क्यों, क्या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? बचपन से आप सबने बड़े को देखा हमने से कोई भी समय होगा जिसने कभी ना कभी देख जिसके हमारा गेम्स के बच्चों ने स्टेथोस्कोप से चेक नहीं किया होगा। तो हम सबके आप सबके दिमाग में स्टेथोस्कोप की ये बहुत बड़ी इज्जत है। ऐसा लगता है नाम क्या जादू इंस्ट्रूमेंट है इसको लगाते हैं सिस्टम कर दिया जाता है जबकि असलियत क्या है स्टेथोस्कोप की आप जानते हैं जानते हैं किसी को स्टेथोस्कोप यूज करना है अरे मान लीजिए एक तो में राजेश जी हैं और एक तो स्टेथोस्कोप वाला रेडियो का डॉक्टर है और ये ओपीडी हमारी चल रही है यहाँ पेशेंट है 100 पेशेंट मान लो। अब ये दोनों नहीं करने से पेशेंट कौन है नहीं स्टेथोस्कोप वाला डॉक्टर क्या रेडियो डॉक्टर उसके लंग्स को चेक करेगा हार्ट को चेक करेगा सर को सुनेगा फिर सोचेगा कि इसलिए नहीं है नहीं है और क्योंकि राजेश जी आपको तो कुछ सबको ज्ञान है नहीं आप क्या करेंगे अपनी जेब से कॉइन निकालेंगे कॉइन और जब मिनिमम सोचेंगे हेड आएगा तो मिनिमम है दो आएगा तो मिनिमम नहीं है तो वो आपको डॉक्टर हैरानी होगी कि दोनों में से इनका डायग्नोसिस ज्यादा परफेक्ट होगा कॉइन टॉस से भी ज्यादा कम उसकी एक्यूरेसी है स्टेथोस्कोप की। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो वो गले में उसका जो घूमते हैं बाजार में जा रहे हैं तो सब्जी नहीं लगा के घूम रहे हैं इंस्टाग्राम रील बनाने तब भी घूम रहे हैं गले में लटका के शादी में भी मैंने देखा डॉक्टर तो लग नहीं रहा है। मैं तो पूछना चाहूंगा शादी में जाते तब भी लगा के रखते होंगे तो एक ऐसा दिमाग में बना दिया कि क्या जादू की छोड़ की तरह मतलब जरूरी चलना चाहिए जबकि असलियत ये है कि कॉइन टॉस से भी इसका जो एक्यूरेसी है सेंसिटिविटी बोलते हैं कम है। जो बात मैं बता रहा हूँ इस बात को साबित करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि सेंसिटिविटी टेस्ट आप बताइए तो कॉइन का मुकाबला भी कर पाएंगे कॉइन सिर्फ कॉइन स्टेथोस्कोप कॉइन का मुकाबला भी नहीं कर पाएगा। और मेरी किताब आने वाली है स्टेथोस्कोप इज इट मोर एक्यूरेट देन कॉइन टॉस उस किताब को पढ़ेंगे तो किसमें लग जाएगा जो माहौल का नाम उसको लेना चाहिए लगता है कि वो बेहतर डॉक्टर है जबकि वो उसकी एक्यूरेसी पॉइंट से भी कम है इसलिए बोलते हैं रबर ट्यूब डॉक्टर्स हैं फिर रबर ट्यूब कॉलेज में ताकि वो भ्रम पैदा करते हैं कि हम आपको ठीक कर सकते हैं कोई नहीं ठीक कर सकता। थैंक यू डॉक्टर साहब आपकी कंसल्टेंसी में देशवासियों के लिए 25,000 की है कई विदेशियों के लिए 35,000 की है तो कुछ महंगा है देशवासियों के लिए। देखिए जैसा आज आपने देखा कि हमारे कई सारी बीमारी का हमारी फीस फ्री है ऑपरेशन के लिए न्यूरो डेवलपमेंट सर्विस प्लास्टिक के लिए थैलेसीमिया के लिए ट्यूबरकुलोसिस के लिए HIV एड्स नाम के पेशेंट को दवाई खिलाते पेशेंट्स के लिए कई सारी बीमारियों के लिए लंबे समय से ही हमने फीस जीरो की हुई है। दूसरी बात मान लो 25,000 फीस जरूर है देशवासियों के लिए लेकिन ये फीस किस चीज की फीस किस चीज की कि हम उसको ठीक कर रहे हैं एक ऐसी बीमारी से जिसमें हर महीने रेगुलर ऑपरेशन 50,000 से खर्च कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक डायलिसिस का पेशेंट हमारे पास आता है जो जिसका एवरेज कॉस्ट एक महीने का 50,000 रुपए का लेकिन उनके पैसे नहीं हर महीने 50,000 तो खर्च कर रहा है और जिंदगी में खर्च कर रहा है उससे एवरेज में हमें 50,000 दे रहा है और हम उसको डायलिसिस चक्कर से बचा रहे हैं और वो डायलिसिस के चक्कर में उसकी जॉब छूट गई थी वो बीमार पड़ गया था दवाई में चक्कर में था घर पर लेटा हुआ था उसकी वजह से एक और अटेंडेंट कोविड में जॉब छूटना पड़ा परिवार में दूसरे सदस्य को रजिस्टर देखभाल कर पाए। तो अगर इस तरह से कंपेयर करेंगे कि हम 25,000 में कोई एक बीमारी भी ठीक करते अगर हमारे कोई पेशेंट आता है अगर उसको डायबिटीज भी हो बीपी भी हो और साथ में खाने के लिए बीमारी भी हो तो एक दिन से हर उसकी भी ठीक करते हैं। तो अगर इस तरह से
तो एक पेशेंट हमारे पास आता है तो उसमें 7 डॉक्टर से होता हुआ जाता है, इसलिए हम सबसे बड़ा देते हैं, लेकिन उसका हर महीने का 50,000 खर्चा भी कम करते हैं, इंश्योरेंस डिपेंडिंग होते हैं, उसका 10,000 खर्चा देते हैं हर महीने, और आगे भी हमारा इससे खर्च शुरुआत है। तो अगर ऐसा सोचेंगे तो आपको हमारा फीस महंगा नहीं लगेगा, और ये जो पैसा आता है ना, वो पैसा भी हम पट्टी पे लगाते हैं, जो ऑपरेशन का इलाज फ्री में कर पाते हैं, फ्री में कर पाते हैं, जिसमें हमारा काफी सारा समय लगता है, और हमारे रिसोर्स से करते हैं या इस तरह के काम करते हैं, तो वो पैसा भी जमीन से आता है। तो अगर ध्यान से देखें तो हमारे इलाज सबसे सस्ता क्या करते हैं, लेकिन सिर्फ उसको सिम्टोमेटिक नोट देते हुए उसको जिंदगी भर अपना कस्टमर बनाना होता है। सर कई सारे एलोपैथिक डॉक्टर आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में सवाल उठाते हैं, आप आज क्लियर कर दीजिए अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में। मेरी क्वालिफिकेशन बड़ा सिंपल है, लेकिन मैंने बैचलर इंजीनियरिंग किया है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पंजाब नेशनल कॉलेज से, और उसके बाद डायबिटीज पर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और उसके बाद PhD दैट इज इन डायबिटीज, दैट इज फ्रॉम अलायंस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो मेरी रिसर्च है जो आज से 15 साल पहले मीडिया के लिए बनाई थी, उस रिसर्च पेपर के बेसिस पे करने की फर्स्ट PhD, सेकंड PhD कम्युनिकेटिंग डिजीज पे है, और ये सेकंड PhD मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी पिलानी से है, और ये PhD का जो रिसर्च पेपर है वो है ड्रग सिस्टम, यानी ग्रेविटेशन रेजिस्टेंस ड्रग सिस्टम की मदद से एक डायलिसिस का पेशेंट डायलिसिस मुक्त हो सकता है, और ये बात जब से शुरू हुई अपने आविष्कार से, तो इसके यूएस पर ये मेरा दूसरा PhD है। इसके अलावा जो और क्वालिफिकेशन है जैसे कर सकते हैं, ये मलेशिया गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिला है, यानी कि सर्टिफिकेशन का मतलब ये कि इनके वहाँ जाके मलेशिया में अगर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, ये सब बताता हूँ, तो फीस जनता नहीं देगी, जनता के बदले गवर्नमेंट मुझे फीस देगी, यानी कि यहाँ तो हम फ्री में लोगों को ऑपरेशन वगैरह सब कुछ कर रहे हैं, वहाँ तो इस चीज को पैसा सरकार देगी, और मैं देश का पहला इंसान हूँ जिसको मलेशिया सरकार अपनी तरफ से फीस देने को तैयार है, अगर मैं वहाँ जाके तो ये मेरी जो ओवरऑल एजुकेशनल है। इसके अलावा हमारे कई सारे रिसर्च पेपर्स हैं जो अलग अलग जर्नल में पब्लिश हुए हैं, चाहे वो भारत सरकार के जर्नल में हो, चाहे वो नेपाल सरकार के जर्नल में हो, चाहे वो मलेशिया के जर्नल में हो, वो सारे आप हमारे वेबसाइट से देख सकते हैं, विशेष.com में सारे रिसर्च पेपर दिए हुए हैं, वो जाके आप देख सकते हैं। सर आप कहते हैं कि ना कि वैक्सीन ना लगवाएं, कुत्ता काटे फिर भी वैक्सीन ना लगवाएं, लेकिन डॉक्टर को कहता है कि वैक्सीन लगवाएं। हाँ, डॉक्टर कहता है वैक्सीन लगवाएं। अब देखिए मैं कुछ बोल रहा हूँ, डॉक्टर का ठीक उल्टा बोल रहा है, और जो आपने सुना डॉक्टर कहते कुत्ता काटने वैक्सीन लगाने, बचपन से सुना, जो चीज हम बार बार सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कर देते हैं सच्ची होगा, लेकिन याद रखिए जो चीज बार बार सुनते हैं जरूरी नहीं सच होती है, सच्ची होती है, जिस चीज का सबूत हो वही सच होती है। डॉक्टर ने बताया कि आपको कुत्ता काटा, आपको वैक्सीन लगाना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर से वो सवाल पूछ सकते हैं कि वैक्सीन लगाने से मेरे जिंदा रहने कैंसर बढ़ जाएंगे, इसका कोई सबूत है? तो वैक्सीन मुझे डॉक्टर को कुत्ते के काटने से उस रोगी से बचाएगा, ऐसा कोई सबूत है? ऐसा भी सबूत है कि वैक्सीन से मेरी मृत्यु दर बढ़ेगी नहीं, तो वो डॉक्टर आपको कोई सबूत नहीं दे पाएगा जब देखिए इसका पूरी दुनिया में याद है कि 70 साल से कुत्ते का वैक्सीन लग रहा है, पिछले 70 साल में बहुत सारे वैक्सीन थे, वो सारे रिसर्च पेपर मैंने इस किताब में डाल दिए रेफरेंस, वो रिसर्च पेपर को देखिए जब पढ़ेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि रेबीज से या कुत्ता काटने के बाद, पागल कुत्ते के काटने के बाद अगर आपने वैक्सीन लगाया इसका, तो आपको मरने के चांस घटेंगे नहीं, मरने के चांस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए रेबीज वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। अगर आप सबूतों की बात करते हैं, सबूतों में विश्वास करते हैं। सर आप हर 2 महीने बाद अपनी बुक लॉन्च करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हमें क्या देखने को मिलेगा? नेक्स्ट हाँ 2 महीने मिलेंगे, जो अपनी किताबें जो जरूरत है डॉक्टरों को होगी, और वो किताब को मैंने बताया इज इट मोर एक्यूरेट देन पॉइंट। एक आम जनता देखिए, आम जनता आप और मैं, आप थर्मोमीटर पहनते हैं, घर से अपने घर पे रखते हैं, आप ब्लड प्रेशर का मीटर घंटे घर पे रखते हैं, विटामिन का यूज करते हैं, घर पे रखते हैं, लेकिन आप स्ट्रेस पर फील लेते हैं, अगर वो सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि जो 300 का असर हो जाता है, सब लोग अपने घर पे लगाएं,
लेकिन माहौल ऐसा बनाया हुआ है एलोपैथी डॉक्टर ने स्ट्रेस को यूज करने के रेगुलेशन के लिए एलोपैथी डॉक्टर ऐसा क्या करा है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस को यूज करने जाएंगे तो आप भूल जाएगा कि स्ट्रेस को सिर्फ करनी चाहिए और इससे कोई डायमेंशन होता नहीं है। इस सच्चाई को समझ लेने के लिए मीटिंग के साथ मैंने अपनी किताब ज्वाइन की। इस किताब का नाम है स्ट्रेस को इज इट मोर एक्यूरेट देन एन ऑन टॉस। क्या मैं कौन से ज्यादा एक्यूरेट है, इसका जवाब मैं कर ही दिया था, एक्यूरेट नहीं है, ये बिल्कुल रैंडम है, जैसे कोई तो उसका उदाहरण है उसी तरह से और उसी तरह रैंडम है। तो ये डॉक्टर साहब आप जो है बार बार जो है एलोपैथी डॉक्टर्स पर जो है मतलब आप बोल रहे चैलेंज कर रहे हो, क्या कभी कोई डॉक्टर आपके पास आए या नहीं आए तो क्यों नहीं आए? एलोपैथी जो डॉक्टर्स हैं चैलेंज करने के कई सारे कारण हैं, क्योंकि एजेंडा को जैसे मैंने बताया हम समाज का हिस्सा है और समाज में लोग इससे किसी को नुकसान हो रहा है या समाज का नुकसान हो तो हमारा कर्तव्य है हम जितना रहते हैं उसको नुकसान हो रहा है और लोगों को जागरूक करें। ये तो पहली बात। दूसरी बात आपका सवाल चैलेंज लगातार आपने लिखा कोई डॉक्टर सामने आया, ये सारे डॉक्टर सामने आते हैं वीडियो के साथ, इंस्टाग्राम फेसबुक में यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, लेकिन नई डॉक्टर्स को होता देखते हैं कि आप आइए सामने हमें बात नहीं सामने 100 कैमरे होंगे जो भी सोचा वो दुनिया को दिखेगा। तो आज भी अपने घर में कोई डॉक्टर नहीं आया और ना कोई आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सच्चाई ये नहीं पता है कि जो मैं बता रहा हूँ सच है और जो वो बता रहे हैं जो से भी न्यूज़ है वो सब इसलिए बता रहे हैं ताकि उनकी जो झूठ है वो पकड़ा नहीं जाए इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन आपने भी देखा आज भी आपको यहाँ पे और हमने तो लगातार इन्वाइट किया कि जो हमारे विरोधी डॉक्टर्स हैं जो यूट्यूब में फेसबुक में इंस्टाग्राम में मेरे वीडियो बनाते हैं उनको मैं बोलूँ कि उनके लिए मौका है पहली बार भी आप मेरा धंधा खोल दें लाइव कैमरे आएंगे और आप आ जाओ वीडियो करते हैं और लाइव होगा दुनिया को दिखेगा जनता तय करना है हम सही बोल रहे हैं हम गलत बोल रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं आ रहे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा कि कौन सही है कौन गलत है।